नमस्कार, जय हिंद। संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार और कर्मवीर जन शिक्षण एवं संस्कृति समिति के तत्वाधान में आज डोलरिया नाट्य महोत्सव का ये दूसरे दिवस का कार्यक्रम है। सन 2022 में डोलरिया नाट्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ और आज 2023 वर्ष में द्वितीय वर्ष में प्रवेश किया है और 2 दिवसीय डोलरिया नाट्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है। यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों का हम कर्मवीर जन शिक्षण एवं संस्कृति समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर नाटकों का मंचन एक बहुत आम परंपरा है, लेकिन छोटे कस्बों या छोटे शहरों में ये विधा अभी भी ना के बराबर आयोजित होती है। कर्मवीर जन शिक्षण एवं संस्कृति समिति ने ये बीड़ा उठाया है कि हमारे मध्य प्रदेश, हमारे जिले के सभी छोटे बड़ी जगहों में हमें नाट्य की इस विधा का प्रचार प्रसार करना है। इस माध्यम से हमारे समाज में, हमारे देश में जागृति उत्पन्न करना है। इसी क्रम में डोलरिया नाट्य महोत्सव का ये द्वितीय वर्ष है। कल जो प्रथम दिवस था उसमें जो प्रस्तुतियां हुई वो गुड़िया का जीवन प्रथम पूर्व रंग की प्रस्तुति थी, जिसके लेखक थे पस्तिक बडेरा और प्रस्तुति थी कर्मवीर थिएटर की। और जो दूसरा नाटक था वो मैं भी माँ बन गया, इसके लेखक एवं निर्देशक थे सुनील राज जी। प्रस्तुति थी अविराम जल कल्याण संस्था भोपाल की। आज द्वितीय वर्ष में जो प्रथम प्रस्तुति होने वाली है वो है पूर्व रंग की प्रस्तुति बहू की विदा, जिसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी और निर्देशक हैं संदीप राजवंशी। प्रस्तुति है ग्रीन पॉइंट स्कूल इटारसी। और जो दूसरी प्रस्तुति है वो है नाटक प्रेमचंद के फटे जूते और मेरी कहानी। इसके लेखक और निर्देशक हैं श्री गोपाल दुबे जी। प्रस्तुति भूमिका भोपाल की रहेगी। मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में जो हमारे दोनों नाटक हैं उनके विषय में थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूँगा कि जो प्रथम नाटक है बहू की विदा, इसके निर्देशक हैं संदीप राजवंशी, जो कि एक बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और इनका कर्म क्षेत्र नाटक के क्षेत्र में जिला नर्मदापुरम रहा है। और जो ग्रीन पॉइंट स्कूल है, इटारसी के नागरिक होने के नाते ग्रीन पॉइंट स्कूल का जो परिचय है, जो मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, वो अध्ययन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र के साथ साथ अपनी संस्कृति को पोषित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, स्थान रखता है। जब भी इटारसी में कोई बड़े सांस्कृतिक मंच की उपस्थिति होनी होती है तो सहर्ष स्वीकृति ग्रीन पॉइंट स्कूल की हमेशा मिलती रही है और उसी के लिए ये स्कूल इटारसी क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान रखता है। आज उनकी प्रस्तुतियां यहाँ होनी हैं। उसके स्कूल के निर्देशक श्री रितेश शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं और उनके सभी स्टाफ के सदस्य और जो बच्चे यहाँ प्रस्तुति देंगे उनके पेरेंट्स यहाँ हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा नाटक होना है प्रेमचंद के फटे जूते और मेरी कहानी, इसके जो लेखक और निर्देशक हैं उनका परिचय देना शायद मेरे बस में नहीं है। वो मेरे बस में इसलिए नहीं है क्योंकि जिस शख्सियत ने अपना पूरा जीवन नाटक की सेवा में, रंगमंच की सेवा में यहाँ लगा दिया हो, वो इस छोटे से शहर में हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं अपनी टीम के साथ। ये इस डोलरिया का सौभाग्य है, ये इस नर्मदापुरम का सौभाग्य है। और आपकी विशेषता ये है कि रंगमंच, जो कि एक बहुत ही खर्चीला या बहुत बृहद रूप में जाना जाता है, उस परंपरा को या उस चीज़ को आपने बहुत ही अपनी प्रतिभा द्वारा बहुत ही सुलभ बना दिया है कि एक छोटी सी जगह में भी हम नाटक कर सकते हैं। और या मैं दूसरे शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि जो व्यावसायिकता किसी भी
सांस्कृतिक कार्यक्रम में होती है उसको यदि समाप्त करने का श्रेय जाता है तो वो सम्माननीय श्री गोपाल दुबे जी को जाता है। तो इस बड़ी सी भूमिका के साथ इन आज के इस बड़े कार्यक्रम के लिए आज हम उसका आगाज़ करते हैं, आज इसका शुभारंभ करते हैं। हमारे बीच जिला जनपद सदस्य श्री सेवा राजपूत यहाँ उपस्थित हैं और डोलेरे ग्राम के सभी प्रबुद्धजन यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमारी परंपरा है, उस परंपरा के निर्वहन के लिए मैं सम्माननीय सेवा राजपूत जी और सभी वरिष्ठजन जो हमारे ग्रीन पॉइंट स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं नाजनीन मैडम और हमारे डायरेक्टर साहब श्री गोपाल दुबे जी और श्री संदीप राजवंशी, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया आएँ और दीप प्रज्वलित कर हमारे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पुनः एक बार निवेदन। एक छोटी सी भूमिका के पश्चात हम आज के इसका और जैसे कि आज के जो हमारे डोलेरिया नाट्य महोत्सव हैं उसके सूत्रधार श्री कर्मवीर राजपूत हैं। इनका एक बड़ा नाम है। मध्य प्रदेश में जब भी भोपाल में नाटक की बात होती है या नाट्य विधा की बात होती है या बड़े निर्देशकों की बात होती है, उसमें कर्मवीर सिंह राजपूत का नाम आता है। उनके कई ऐसे नाटक हैं जिन्हें बहुत बड़े स्तर पर सराहा गया और इन्होंने नाटकों का लेखन भी किया है, अभिनेता भी रहे हैं और वर्तमान में निर्देशक के रूप में सक्रिय हैं। अभी वर्तमान में बोकारो इंकलाब का सैलाब जो भगत सिंह जी पर आधारित था उसका मंचन हुआ और जो देश से नाटक के बड़े जानकार आए उन्होंने सराहा। और एक बहुत प्रसिद्ध नाटक कर्मवीर जी का हुआ है जिसका मैं जिक्र करना कभी नहीं भूलता हूँ, वो है खुजराहों का शिल्पी। शंकर शेष जी की लिखी हुई ये रचना है, नाटक है, उसका नाट्य रूपांतरण उन्होंने किया है। खुजराहों का शिल्पी जिसने पूरे देश में एक विशेष पहचान बनाई उस नाटक ने। और बहुत सारे परिचय धीरे धीरे मैं इस मंच के माध्यम से देता रहूँगा। मैं अगली प्रस्तुति को आमंत्रित करने के लिए मैं कुलदीप रघुवंशी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया आएँ और बताएं। कर्मवीर जन शिक्षण एवं संस्कृति समिति एक नवीन नाट्य समूह है। इसकी स्थापना 22 जून 2017 को कर्मवीर सिंह राजपूत द्वारा की गई। नाटकों द्वारा अच्छे विचार और आदर्श जीवन दर्शन को सभी के सामने रखना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। रंग समूह द्वारा नाटक हिंदुस्तान जाकर कहना, खराशें अभी बाकी हैं, फांसी से बढ़कर, महाभारत की एक सांझ, कर्मा, कौमी एकता, एकलव्य, कौमुदी महोत्सव, हैमलेट, उत्सर्ग, कोर्ट मार्शल, खजुराहो का शिल्पी, रक्तबीज, जिंदा है सुकरात, रसिक संपादक, समर यात्रा, इंकलाब का सैलाब भगत का निर्माण एवं मंचन किया गया है। भविष्य में भी अच्छे नाटकों का निर्माण एवं मंचन के लिए लगातार अग्रसर ये संस्था है। समय समय पर नाट्य कार्यशाला का आयोजन भी नाट्य समूह द्वारा किया जाता है। कर्मवीर थिएटर का उद्देश्य छोटे शहरों एवं कस्बों में रंगमंच एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं लोगों को यथास्थिति से अभिप्रेरित एवं जागरूक करना है, जिससे हमारा समाज हमारी देश की संस्कृति, धरोहर, इतिहास एवं उसकी वीर गाथा को जान सके एवं उससे अभिप्रेरित हो सके। संस्था द्वारा विशेष मंच पर प्रस्तुति सर्वप्रथम संगीत नाटक अकादमी द्वारा संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित युवा लोकोत्सव 2023 बोकारो झारखंड में भगत सिंह पर आधारित नाटक इंकलाब का सैलाब भगत का मंचन हुआ। और द्वितीय में स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा भोपाल के सहयोग से नाटक समर यात्रा और इंकलाब का सैलाब भगत 2023, जिला प्रशासन नर्मदापुरम के सहयोग से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 2022 पर नाटक समर यात्रा। नागरीय नाट्य मंडली बनारस द्वारा आयोजित अश्विन नाट्य समारोह में 2022 में नाटक समर यात्रा। फिर 5वीं में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुंबई मंडल मुंबई और वेस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित
विश्व धरोहर सप्ताह में 2019 में नाटक खजुराहो का शिल्पी का मंचन हुआ। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नाटकों की प्रतिभागिता। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय द्वारा नवीन नाट्य प्रयोगों के अंतर्गत नाटक रक्तबीज 2019, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के सहयोग से नाटक खजुराहो का शिल्पी 2019, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नाटक खजुराहो का शिल्पी 2018। ये कर्मवीर जन शिक्षण संस्कृति समिति की कुछ विशेष मंचों पर प्रस्तुति थी। डोलरिया नाट्य महोत्सव, यह इस साल का इस महोत्सव का द्वितीय वर्ष है। आज की शाम में आप 2 प्रस्तुतियां देखने वाले हैं। प्रथम प्रस्तुति में आप देखेंगे बहू की विदा। यह ग्रीन पॉइंट स्कूल द्वारा प्रस्तुति है इस नाटक की। इसी के पश्चात आप देखेंगे प्रेमचंद के फटे जूते और मेरी कहानी। इसके निर्देशक हैं श्री गोपाल दुबे जी और प्रस्तुति भूमिका थिएटर भोपाल। प्रस्तुति में आप सभी देखेंगे वीर रस पर आधारित नृत्य नाटिका। मैं सभी बच्चों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आएँ और अपना इंट्रोडक्शन दें। सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। मैं मितीशा झा। मैं शारण्या वर्मा। मैं आकर्षी अग्रवाल। मैं कनिष्का अग्रवाल। कार्यक्रम की बेला को हम आगे बढ़ाते हैं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जागो, भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही है, उठो मोह और निंद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे। वे रण के कंकड़ पहने हैं, वह राष्ट्रहित की ध्वजा जगे। अग्निपथ की पंथी जागे, शीश हथेली पर रखकर। और जागो रक्त के भक्त लाड़ लो, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी। रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष न बचेगा कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशा जागे, रघुनंदन का बाण जागे। यजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जागे। चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पुरुष महान जागे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जागे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना। जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। रण प्रताप का सिंह जागे और हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाले जगे शिवाजी, खून शहाजी का ताजा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जागे। 2 दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जागे। कल वो है का जगे मोर्चा और जागे झांसी की रानी। अहमद शाह जागे लखनऊ का, जागे कुंवर सिंह बलिदानी। कल वो है का जगे मोर्चा, पानीपत का मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जागे। जिसकी छोटी सी लगूटी से संगीनी भी हार गई। बापू हिटलर को जीता वो फौज 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जागे और भारत का अभिमान जागे। उस लगूटी और लगोटी वाले बापू का बलिदान जागे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 भंवर घूम गया। उस सुभाष की आन जागे, उस सुभाष की शान जागे।
ये भारत देश महान जगह, ये भारत की संतान जगह। झोली लेकर मांग रहा हूँ कोई शीश दान दे दो, भारत का भैरव भूपा कोई प्राण दान दे दो, खड़ी मृत्यु की दुल्हन कुमारी कोई ब्याह रचा लो। अरे कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी पहना दो, कौन वीर निज हृदय से रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन कफन का पलंग बनाकर उसका शयन करेगा। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोलकर सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल एक सर है और कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे जवानी से फन वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं हर इंकलाब की आग जलाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, और स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। मैं कनिष्का देवाल, मैं नतीशा झा, मैं आकर्षी मैं शारण्या वर्मा। स्तुति ग्रीन पॉइंट के बच्चों द्वारा। अब आप दूसरी प्रस्तुति में देखेंगे बहू की विदा। मैं सभी प्रिय दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, जो कि बड़ा कठिन कार्य है, पर कुछ जब तक तो बाबूजी, क्या निर्णय किया है आपने? विदा नहीं होगी। दहेज इस प्राचीन भारत की कुछ अच्छी और कुछ बुरी प्रथाओं में से एक ऐसी प्रथा है जो सदियों तक चलती आ रही और सदियों तक चलती रहेगी अगर कोई ठोस कदम न उठाया गया। इस विवाह के अंतर्गत लड़के वालों की नाजायज लालसा को संतुष्ट करने हेतु बेटी वालों की मेहनत की कमाई का धन केवल अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए किया गया लेन देन दहेज कहलाता है। लड़की के माँ बाप जो बन पड़े देते हैं, लेकिन लड़के वालों का लालच कभी कम ही नहीं होता। किसी न किसी तरह उन्हें और मांगने का तरीका ही मिल जाता है। और क्यों न दे बेटी वाले, आखिर उनकी बेटी का भविष्य जो उस घर से है। इस देख दिखाई की होड़ में यह कुरीति इतनी फैल चुकी है कि गुनाह माने जाने के बावजूद भी तोहफों को नाम पर लाखों रुपए का लड़के वालों को खुश करने के लिए लेन देन होता है। लेने का तो पता नहीं, केवल देन देन ही होता है। जिस दिन लड़के वाले ये समझ जाए कि जो व्यवहार वे अपनी बहू के साथ दहेज के लिए करते हैं, वही व्यवहार उनकी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले भी कर सकते हैं, उस दिन बेटी और बहू का ये अंतर इस धरती पर से खत्म हो जाएगा। दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने का संदेश और प्रेरणा ही हमारे आज के नाटक का उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं किस तरह एक ससुर जीवनलाल का शीश एक बेटी के पिता के समान झुक गया। लेकिन जरा सोचिए तो, घर आपने इधर नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। हर लड़की अपना पहला साबुन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर माँ के घर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। ये जानकर भी? हाँ, ये जानकर भी अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। अगर मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन की इतनी चिंता थी तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर तुम्हारा सामर्थ्य कम था तो अपने बराबरी का घर ढूंढते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? ठीक ही कह रहे हैं आप। देना तो दूर, बाराती खादी भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर तो धब्बा लगा। मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो मेरी हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी आ रहा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती है तो पहले उस चोट के लिए मरहम भेजे। जी, आप इस समय तो विदा कर दीजिए। हम गौने में आपकी हर एक मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। और तुम कल के जोखिम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। अपना निर्णय सुना चुका हूँ। विदा तभी होगी जब 5000 नगद इस हाथ पर रख दोगे। ये तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वो मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह कोई हमारा छोकरा नहीं जो बड़ा के मुंह लगने की बदतमीजी करे। बाबूजी, बेटी वाला समझ के आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु
वो खातिरदारी करी कि बारात वाले देखते रह गए। हाँ, हूँ मैं बेटी वाला होकर भी मेरी मुंह छूची है, समझे? जी बाबूजी। रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कुछ देर में ही आता होगा और वो अपना पहला सामान यहाँ बिताएगी। और हाँ, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उस सपने के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? जो मेरी बहन है, क्या वो आपकी कोई नहीं लगती? बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जरूर। और हाँ, उसे ये भी बताते जाना कि अगली बार मेरी चोट के लिए मरहम लेकर उसे विदा कराने कब आओगे। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, मिल जाएगा अपने भाई से। जब तक मैं देख कर आता हूँ कि स्माइली के बच्चे ने झूला डाला है नहीं। गौरी की लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में। कमला, ओ कमला, जा जाकर अपने भाई से मिल ले। अरे खड़ी क्यों कमला, बैठ जाओ। अच्छी तरह तो हो। पागल मत बनो कमला, रो मत, मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पत्थर से पानी नहीं पिघल सकता। भैया क्या? तुम चिंता मत करो कमला, मैं दोबारा फिर आऊंगा और उस समय विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं मरहम लेके आऊंगा। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मुहर्रम चाहिए, जिसकी कीमत है 5,000 रुपए। 5,000? तुम चिंता मत करो कमला, इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा। मेरी विदाई के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरी सुख सुहाग की सौगंध है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अपना पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर माँ के घर नहीं बिताना। किसी भी लड़की की ऐसी कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? 1-2 साल में आपको विमला का ब्याह भी करना है। आवेश लेकिन तुम। मेरी चिंता आप ना करें भैया, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। कमला, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हमेशा सबको हंसती हंसाती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। आज नहीं तो कल रुपए तो देने ही होंगे। इन कागज के टुकड़ों पर अपना प्यार और स्नेह बेचने वालों के बीच तुम कब तक रह सकोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति ही है, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अरे कैसे दिखावा भाई, बैठे रहो तुम लोग। क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? बस हालचाल पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वो किसी की नहीं सुनते। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते ही हार गई। क्या कहा उन्होंने? मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसा रमेश वैसे ही तुम। बोलो कितने रुपए चाहते हैं वे? जी रुपए की तो कोई बात ही नहीं, वे तो। माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यार उन्हें पैसा है। जी आप बोलो कितने रुपए लेकर वो विदा करने को तैयार है? 5,000। बस मैं अभी लाती हूँ। उनके मुंह पर मार के कहना, ये लो तुम्हारे कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम इंसान से ज्यादा प्यार करते हो, अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मैं बिना विदा करे ही जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे होते विदा न हो ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ की ममता को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, तिजोरी से पैसे निकाल ला।
जाती क्यों नहीं? जल्दी कर। रो मत, रो मत, रो मत। अरे सुनती हो, गौरी का आने का समय हो गया है और तुमने स्वागत की तैयारी नहीं की है। जा बेटी, तू अंदर जा। अरे यार खड़ी क्या हो, जाओ जाकर स्वागत की तैयारी करो। जरा ये लोग भी तो देखे कि नाग वाला अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, हर समय बेढंगी बातें। लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? तुम समझते हो कि पूरी दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और बाकी सब नकटे हैं। तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। तुम्हें बताओ प्रमोद, इसमें कौन सी बुरी बात कह दी मैंने? ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वो नाक और मूंछ होते हुए भी नक काटा और मूंछ काटा है। आ गई मेरी गौरी। अरे तो खड़े के सामने मुझे डाल रही हो। जाओ मिठाई का थाल ले आओ। प्रणाम बापूजी। गौरी कहाँ है? वो नहीं आई। नहीं आई? क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ। फिर उन्होंने विदा नहीं किया। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे कि दहेज पूरा नहीं दिया गया। दहेज पूरा नहीं दिया गया? जी बापू। ठीक है बेटा, तू जा, मैं देखता हूँ। दहेज पूरा नहीं दिया गया? हमने पूरी जीवन भर की कमाई दे दी और वो कहते हैं उनकी नजरों में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लो भी कहीं के। अरे उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? चाहे बेटी वाले पूरा घर द्वार बेच के दे दे, लेकिन बेटे वालों की नाक में सिकुड़ी की सिकुड़ी ही रहती है। अरे मगर शराफत और इंसानियत। तुम अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो। कुछ समय पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मेरी बेटी को विदा नहीं करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। गौरी की माँ। अब भी आँख नहीं खोली। जो व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो, वो दूसरों की बेटी को भी तो दो। जब तक बहू और बेटी को एक संग नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांति। बेटी और बहू, बहू और बेटी, बड़ी अजीब उलझन है, कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर हर बेटे वाले याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझन सुलझ जाए। शायद तुम ठीक कहते हो गौरी की माँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। हैं? मेरी गाड़ी का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ और दोबारा फिर आऊंगा और उस समय मरहम लाना ना भूलूंगा। ठहरो बेटा प्रमोद। बेटा, मेरे चोट के मरहम का इलाज मेरे बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। बाबूजी, हाँ बेटा, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। अरे खड़े खड़े हमारे मुंह क्या ताक रही हो? जाओ तैयारी करो, बहू को विदा नहीं करना है क्या? कमला, ओ कमला, घर नहीं जाना है क्या? गाड़ी का समय हो रहा है। अरे बस 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 बैठा जाओ। अब मैं भी अंदर जाकर अपना काम कर लेती हूँ। आज तो मुझे मेरे चोट के मरहम के रूप में दूसरी चोट मिली है, लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या चोट का मरहम चोट ही है? आज इस दहेज रूपी लालच ने इतना विशाल रूप ले लिया है कि प्रतिदिन हमारे देश में कितनी बहुएं, ना बेटियां जल रही हैं, जलाई जा रही हैं, फांसी लगाई जा रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन? हम और आप। आखिर हम बेटी और बहू और बेटी को एक ही तराजू पर क्यों नहीं तोलते? जो आज मेरी बेटी है, कल वो भी तो किसी की बहू ही होगी ना। तो फिर मेरी बहू कौन? आखिर वो भी तो किसी की बेटी ही है। वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है। जब तक समाज में बहू को बेटी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक बहू ससुराल में सुखी नहीं रह पाएगी। समाज में इस दहेज रूपी प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तोहफों के नाम पर दहेज देने व लेने वालों को कड़ी सजा देनी होगी, जिसमें लड़के वाले ही नहीं बल्कि लड़की वालों को भी जेल या जुर्माना हो। क्योंकि ताली कभी भी एक ही हाथ से नहीं बजती। सबकी सोच में परिवर्तन लाना होगा, जो कि जागरूकता फैलाने से ही संभव है। बेटी से बड़ा कोई धन नहीं,
बहू और बेटी के बीच का अंतर खत्म नहीं होता, तब तक बेटियां और उनके परिवार वाले आत्मसम्मान से नहीं जी पाएंगे। बेटे वाले और बेटी वाले दोनों को एक दूसरे को बराबर का सम्मान देना चाहिए, ताकि किसी भी घर में बेटी का जन्म होते ही माता पिता को दहेज देने की चिंता ना करना पड़े। हर बेटी को इतना काबिल होना चाहिए कि उसका विवाह उसकी काबिलियत के बल पर हो, न कि दहेज के बल पर। दहेज की स्थिति इतनी खराब है कि महिलाओं को उनके पति और उनके ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए निरंतर प्रताड़ित किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है या आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है। आज भारत में दहेज से होने वाली हत्याओं की सबसे अधिक संख्या है। भारत में दर्ज की गई प्रतिवर्ष महिला मृत्युओं में इससे 40 से 50% हत्या का कारण महिला दहेज मृत्यु है। तो हमें यह प्रण करना होगा कि आप भी दोहराइए, ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे, ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे, ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे। मैं सानिका अग्रवाल, मैं कनिष्का अग्रवाल, मैं रुद्र जायसवाल, मैं आस्था अग्रवाल, मैं आकर्षी अग्रवाल, मैं मितिशा झा, मैं कार्तिक जैन। अभिनय प्रस्तुति जिसमें दहेज प्रथा जो कुरीति समाज की सबसे बड़ी है, अक्सर कथनी और करनी में जो अंतर देखा जाता है वो इस कहानी के माध्यम से निर्देशक ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ ठाकुर चंदन सिंह जी परिहार साहब को, कृपया मंच पर आएँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शिवा राजपूत जी को, कृपया मंच पर आएँ। मंच पर आमंत्रित हैं श्री रितेश शर्मा जी, संचालक ग्रीन पॉइंट स्कूल, ग्रीन पॉइंट स्कूल के वाइस प्रिंसिपल नाजनीन मैडम, कृपया सादर आमंत्रित हैं आप मंच पर। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री गोपाल दुबे जी को, कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा संदीप राजवंशी को, कृपया मंच पर आएँ। गत हमारे ग्रीन पॉइंट स्कूल के संचालक महोदय का मैं कर्मवीर जी से अनुरोध करूंगा कि गोपाल दादा का कृपया स्वागत करेंगे आप पुष्पगुच्छ से। संदीप राजवंशी कृपया जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर आए। संदीप भाई सर, मैं क्रमशः बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया वो अपना जो सर्टिफिकेट है। हाँ, मैं सर्वप्रथम हमारे दोनों अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि स्कूल के संचालक महोदय और डायरेक्टर महोदय को ये आज के इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए ट्रॉफी प्रदान करेंगे। सभी बच्चे क्रमशः यहाँ पर आएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अजय अग्रवाल को, कृपया अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। कनिष्क का दे दो। तालियां बजती रहनी चाहिए। नितिशा झा, मितिशा झा, इधर मितिशा झा कृपया आए। सचिन जायसवाल, पीयूष अग्रवाल, सनिका अग्रवाल, दिव्या व्यास, संभवतः नहीं, उमेश, आस्था अग्रवाल, शरण्य वर्मा,
आकर्षी अग्रवाल, है तो सबसे सुलभ जो संसाधन है हमें सम्मानीय ठाकुर चंदन सिंह जी द्वारा प्राप्त होती है और वो हमेशा कला को सराहते हैं। और इसी क्रम में 1001 रुपये की जो राशि है बच्चों के लिए दादाजी द्वारा प्रदान की जा रही है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां। ये बात धन की नहीं है, ये बच्चों का सम्मान और प्रेम का जो प्रतीक के रूप में दे रहे हैं। हम सर की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं आपका। बेटा उधर देखो। और बेटा सभी बच्चे ग्रुप फोटो के लिए प्लीज आए। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद हमें जीवन की दृष्टि देते हैं और छल और प्रपंच से दूर रहकर भी जीवन जिया जा सकता है। इस प्रेरणाप्रद प्रस्तुति के लिए तो लीजिए प्रस्तुत है प्रेमचंद के फटे जूते और मेरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीर्वाद झा, भूमिका नाट्य संस्था का कलाकार सदस्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी संस्था पिछले 25 वर्षों से अलग अलग क्षेत्र में जाकर नाटक करती आ रही है और हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य उन दर्शकों तक रंगमंच को पहुंचाना है जो दर्शक रंगमंच तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हम सभी आपके समक्ष उपस्थित हैं अपनी नाट्य प्रस्तुति के साथ। मैं डोलरिया नाट्य समूह और श्री कर्मवीर राजपूत जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया, ये मंच प्रदान किया। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर लें और थोड़ा कोऑपरेट करें क्योंकि ये लाइव शो होता है, आप देख ही चुके हैं। लीजिए शुरू करते हैं नाटक प्रेमचंद के फटे जूते। निर्देशक एवं परिकल्पना श्री गोपाल दुबे। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ बैठे फोटो खिंचा रहे हैं। कनपट्टी चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, लेकिन बाएं पैर के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। सोचता हूं फोटो खिंचाने के लिए अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं नहीं, मुझे लगता है इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें ही नहीं होंगी, क्योंकि इसमें पोशाकें बदलने का गुण ही नहीं है। ये जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है। अरे क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उसमें से उंगली बाहर निकल आई है? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है? जरा भी लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को जरा नीचे खिसका लेने से तुम्हारा फटा हुआ जूता और उंगली दोनों ढक सकते हैं? फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज, स्माइल प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कुराने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में छिपी मुस्कान को तुम बाहर निकाल ही रहे होगे कि उससे पहले ही फोटोग्राफर ने क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। बड़ी विचित्र है ये अधूरी मुस्कान।
ये सिर्फ मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अरे भाई, अगर फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, या फोटो ही ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता? मुझे लगता है शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने तक के लिए जूता ना हो। मैं तुम्हारी इस फोटो को देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं, पर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देते। जूता मेरा भी कुछ खास अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती। तुम्हारी उंगली बाहर निकलती है पर पैर सुरक्षित है, मेरी उंगली बाहर नहीं निकलती पर नीचे से पंजा घिस रहा है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। अरे कौन सी मुस्कान है ये? क्या बहुत चक्कर काटते रहे हो? क्या बनिए के कर्ज के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर काट कर घर लौटते रहे हो? पर चक्कर लगाने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं है। आवत जात पनहिए घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। फिर तुम्हारा जूता कैसा फट गया? मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो समाज में परत दर परत सदियों से जमती आ रही है, और उसमें ठोकर मार मार कर तुमने अपना जूता फाड़ लिया। तुम्हारी ये उंगली मुझे इशारा करती सी लगती है। समाज की जिन चीजों से तुम घृणा करते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पांव की उंगली से इशारा करते हो। मैं समझता हूं तुम्हारी इस व्यंग मुस्कान को, मैं समझता हूं, और तुम्हारे इस उंगली के इशारे को भी मैं समझता हूं। लेखक, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जूता फटा हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? महत्वपूर्ण तो है चलना, चलते रहना। हम अपने विचारों को कलम से कह सकते हैं, अपने व्यवहार से कह सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, इस फटे हुए जूते से झांकती हुई उंगली से भी समाज की बुराइयों पर इशारा कर सकते हैं। देखो, मेरा जीवन बहुत उबड़ खाबड़ रहा है। जो लोग समतल पर चलने के आदी हैं वो मेरे साथ न चले। लेखक, मुझे बार बार दंड मिलता रहा है। मैं जानता हूं प्रेमचंद, तुमको दंड मिलता रहा है बार बार, पर ये सज्जनता का दंड है और ये अच्छी बात है। कौन दिशा से आया रे मुसाफिर, कौन दिशा से आया रे मुसाफिर, कौन दिशा को जाना है, कौन दिशा से आया रे मुसाफिर, कौन दिशा को जाना है। अरे रे रे, कितना कचरा फैला हुआ है भाई। अब हम 2-4 दिन के लिए बाहर का चले गए, चारों तरफ गंदगी फैल गया है। कोनो बात नहीं है, अब हम आ गए हैं ना, अरे अब ये सफाई कर देते हैं। झाड़ू कहाँ रखे हैं भाई? हाँ, चलते जा तू
और मुसाफिर चलते जा तू और मुसाफिर दुनिया तो आना जाना है दुनिया तो आना जाना है। अरे क्या हो गया काहे चिल्ला रही हो? ये हमारी गैया है प्यारी दुलारी गैया अब भूखा गई है चारा मांग रही है। अब चारा ला के दें? हाँ हाँ रुको 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 अब ये लेके आते हैं। हाँ अरे शिवरानी अरे भाई भोजन तैयार कर दो बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ दाल चावल रोटी भुजिया सब बना दो। हाँ हम अभी आते हैं। मन में ठान ले तू अपना मन में ठान ले लो खूब खाओ। हाँ खूब खाओ और खूब दूध दो अपने बछड़ुआ को भी पिलाओ हमको भी पिलाओ ठीक है। आते हैं अभी। दुनिया साथ चलेगी तेरे दुनिया साथ चलेगी तेरे ये तो झूठा बहाना है। अरे रे 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 ये क्या हाल बना लियो हो तुम? अब हम कुछ दिन के लिए बाहर का चले गए तुम तो सूख के मुरझा गए। हाँ लेकिन चिंता की कोनो बात नहीं है अब हम आ गए हैं ना हम रखेंगे तुम्हारा ख्याल। अरे रुको अभी तुम्हारे लिए पानी लेके आते हैं। माया मठगनी हम जानी हम जान लो। हाँ ठीक है। अरे भैया अरे बहुत ही जोर का जाड़ा पड़ रहा है कोई ताप भी तो नजर नहीं आ रहा। हाँ तो भैया हमारा नाम है चुन्नू लाल बरबसिया। हम आ रहे हैं बनारस से और जाना है लम्ही। अरे प्रेमचंद जी के गांव लम्ही। सुबह सुबह का समय है कोई बैलगाड़ी भी तो नहीं मिल रहा कि बैठ के चले जाएं। अरे भैया ओ भैया अरे हाँ हाँ आप ऐसे कह रहे हैं ये लम्ही जाने का रास्ता देखे हो का कौनो हाथ पे? अच्छा उल्टे पे का सीधे पे? अच्छा अच्छा उल्टे हाथ पे जाके सीधे हाथ पे। अरे भैया तुम्हारे उल्टे सीधे के चक्कर में हमारा सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब भैया एक काम करते हैं श्री राम का नाम लेते हैं और जहां रास्ता मिलेगा चल देंगे। हुई है वही जो राम रचि राखा को करी तर्क बड़ा भई साखा। अरे इतना देर हो गया कि लम्ही तो नजर ही नहीं आ रहा। अरे हम भी का बुड़बक हैं इस सामने तो लिखा है प्राथमिक शाला लम्ही। ये तो वही बात हो गई भैया बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अब लम्ही तो पहुंच गए अब प्रेमचंद जी का घर भी ढूंढ लेते हैं। बहुत बड़े लेखक हैं बहुत लोग जानते हैं उनका कोई ना कोई तो रास्ता बता ही देगा। तो चलो फिर। अरे भैया ओ भैया अरे हाँ हाँ तुम ही से कह रहे हैं क्या? अरे कौन हो भाई क्या बात है? अरे हमको प्रेमचंद जी से मिलना है। ये घर उन्हीं का है का? वो यही रहते हैं। लेकिन कौन हो भाई कहाँ से आ रहे हो क्या काम है कुछ बताओ। अरे तुम मिलवा सकते हो तो बताओ नहीं तो हम जाएं। अरे 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 रुकिए भाई इतना जाड़ा में वो भी इतना दूर से आ रहे हैं। अरे आइए बैठिए कुछ जलपान करके जाइएगा। अरे नहीं नहीं अरे तो गुड़ पानी पी लीजिएगा। हाँ आइए बैठिए हम उनको अभी बुला के लाते हैं। अब क्या नाम बताएं आप अपना? हमारा नाम है चुन्नू लाल बल्त बुन्नू लाल भरबसिया। बड़ा छोटा नाम है। हाँ हाँ जाओ बुला कर लाओ। अभी आजकल के नौकरन को भी सबका चीज जानना है का नाम है का काम है कौन गांव से आ रहे हैं कौन गांव को जाना है। आपका सबका चीज नहीं को बता दें। ये लीजिए पानी पीजिए। अरे आप तो कह रहे थे गुड़ पानी इसमें तो पानी पानी है गुड़ का है। अरे हम गुड़ डाल के लेके आए हैं भाई। अरे वो सब तो ठीक है प्रेमचंद जी नजर नहीं आ रहे हैं वो कहाँ है? नमस्कार मैं ही हूँ प्रेमचंद। प्रेमचंद जी माफ कीजिएगा हमने आपको पहचाना नहीं हम आपको माली नौकर समझ रहे थे।
मैं माली भी हूँ, मैं नौकर भी हूँ, मैं शिक्षक भी हूँ, मैं लेखक भी हूँ, मैं मजदूर भी हूँ। आप तो ये बताइए कि मुझे क्या सेवा करनी है। इलाहाबाद में साहित्यिक गोष्ठी का बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसकी आपको अध्यक्षता करनी है। उसके लिए हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, तो आप आइएगा जरूर। भाई ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, हम जरूर आएंगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे अरे रुकिए भाई, इतनी जल्दी क्या है? अरे शिवरानी, भोजन तैयार है ना? अरे नहीं नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, अगली बार आएंगे तो जरूर करेंगे। अरे हमें बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत लोगों को आमंत्रित करना है। अब सांझ हो जाएगी तो बैलगाड़ी भी नहीं मिलेगी, इसलिए हम चलते हैं। अच्छा अच्छा, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ। माफ कीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे भूल हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए। नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हाँ भाई, इलाहाबाद में गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। अब इतने दूर से आके बुलाए हैं तो जाना तो पड़ेगा। अब जाना अपना कर्तव्य है, नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा काम। मंदिर में मूरत बन बैठे, मूरत हुए पानी। नमस्कार, मेरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। मेरा जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के पास एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। बचपन में मुझे नवाब कहा जाता था। मेरा नाम धनपत राय भी है। मेरी माँ का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। जब मैं 7 साल का था मेरी माँ की मृत्यु हो गई। फिर पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरा सबसे बड़ा दुख यह रहा है, मेरी जल्दी शादी हो गई। मेरी शादी के बाद पिता भी चल बसे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। मेरा जीवन बहुत उबड़ खाबड़ रहा है। मैंने गांव में एक मौलवी से शिक्षा ली। वो मुझे फारसी और उर्दू पढ़ाते थे। मैं मदरसे से भागकर खेल कूद और शरारत में अपना दिन बिताता था। कभी बंदर का खेल देखता, कभी गुल्ली डंडा खेलता, मछलियां पकड़ना, आम तोड़ना। गरीबी में ऐसे ही दिन कट रहे थे। घर में बीवी, सौतेली माँ और उसके 2 बच्चे, इन सब के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मुझे कहानी और उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था। फिर मेरी एक जगह नौकरी लग गई, जहां मैं अध्यापक था। मेरा पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था। क्या आपको मालूम है मेरे उपन्यास कौन कौन से हैं? मेरे उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि और लगभग 300 कहानियां लिखी हैं मैंने। अच्छा बताइए, आपने मेरी कौन कौन सी कहानियां पढ़ी हैं? मेरी प्रमुख कहानियों में से है ईदगाह, कफन, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, नमक का दरोगा, पूस की रात और भी कई कहानियां हैं। चलिए मेरी एक कहानी कफन पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, पढ़ते नहीं है, देखते हैं। कहानी कफन। इस कहानी को मैंने सन 1936 में लिखा था। मैंने उर्दू हिंदी दोनों में लिखा। मैंने दोनों भाषाओं का सम्मान किया, क्योंकि हिंदी उर्दू की बहन है। तो देखिए मेरी कहानी कफन, और मिलते हैं घीसू और माधव से।